बरगद के पेड़ के नीचे रानी गाय और बकरी मुन्नी बहुत परेशान खड़े हैं। मुन्नी, क्या तुमने गटरू सुअर को देखा? कल शाम से वो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं रानी, सिर्फ गटरू सुअर ही नहीं, मैंने तो सुना है बंदरों की टोली कह रही थी कि छोटा चंपू भी रात से गायब है। जंगल में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। मुन्नी, मुझे डर है कि कहीं पुराने गुफा वाला शिकारी फिर तो नहीं आ गया, या शायद जंगल के उस पार वाली सियार। चुप करो रानी, ऐसी बातें मत करो। अगर कोई शिकारी होता तो हमें पैरों के निशान मिलते या शोर सुनाई देता। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जादू से सबको गायब कर दिया हो। पर दिल तो मेरा भी बैठा जा रहा है। हमें महाराज शेर खान को बताना चाहिए। महाराज तो खुद 2 दिनों से शिकार पर बाहर हैं। अब हम किससे? तभी झाड़ियों से लकड़बग्घा रंगा बाहर निकलता है। वो बहुत ही कमजोर दिख रहा है, एक पैर से लंगड़ा रहा है और उसकी आवाज में भारीपन है। क्या हुआ दोस्तों, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या फिर से कोई गायब हो गया? हाय रे किस्मत, हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई? हाँ रंगा भाई, गटरू और चंपू का कुछ पता नहीं चल रहा। उफ, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। मेरा सबसे छोटा साथी कालू भी कल रात से नहीं मिल रहा। मैं सारी रात उसे पांव घसीट घसीट कर ढूंढता रहा, पर कहीं उसका पता नहीं चला। मुझे तो लग रहा है कि जंगल पर कोई काला साया मंडरा रहा है। मैं तो खुद बहुत डरा हुआ हूँ। मेरी तो चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अरे रंगा भाई, आप इतना मत घबराइए, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आप बैठिए, मैं आपके पैर के लिए कुछ जड़ी बूटी लाती हूँ। तुम बहुत दयालु हो मुन्नी। बस भगवान करे हमारे दोस्त सलामत हों, वरना इस सन्नाटे का अंजाम बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर बाद जंगल के राजा शेर सिंह का दरबार सजता है। शेर सिंह बहुत चिंतित हैं। उनके पास उनके मंत्री लोमड़ी रानी और भालू काका खड़े हैं। लोमड़ी रानी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हर रोज एक प्रजा कम हो रही है और हमारे मंत्रियों को खबर तक नहीं। महाराज, हमने हर झाड़ी, हर गुफा छान मारी है, कहीं खून का एक कतरा तक नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे जानवर हवा में गायब हो रहे हैं। महाराज, प्रजा में खौफ है। लोग कह रहे हैं कि ये किसी भूत का काम है। भूत वूत कुछ नहीं होता। कोई शातिर शिकारी हमारे बीच है, पता लगाओ। दरबार के कोने में एक गधा भोला और उसका दोस्त कुत्ता शेरू खड़ी सब सुन रहे थे। शेरू, तुम्हें क्या लगता है ये कौन हो सकता है? कहीं वो वही तो नहीं जो हमेशा बाहर के शिकारी की बात करता है, पर खुद हर वक्त उसी जगह मौजूद होता है जहां से कोई गायब होता है? भोला, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो, पर वो तो बहुत सीधा और मासूम दिखता है। वो किसी का शिकार कैसे कर सकता है? वो तो खुद दूसरों से मांग कर खाता है। यही तो बात है शेरू, जो सबसे सीधा दिखता है वही सबसे बड़ा राज छिपाए होता है। हमें चुपचाप उस पर नजर रखनी होगी। अगले दिन लोमड़ी रानी और भालू काका जंगल में गश्त लगा रहे हैं। झाड़ियों में हल्की सरसराहट होती है। कौन है वहां? सामने आओ। झाड़ियों से रंगा लकड़बग्घा बाहर निकलता है। उसके मुंह में कुछ घास दबी है। अरे रानी जी, आप? मैं तो बस अपने सोने के लिए सूखी घास इकट्ठा कर रहा था। रंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि जंगल में क्या चल रहा है? हमारे राजा का सख्त आदेश है कि कोई भी रात को बेवजह बाहर ना घूमे। माफ कीजिएगा लोमड़ी रानी, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने किसी अजनबी को देखा? हाँ, अभी एक काली परछाई जैसे किसी को देखा। उस पुरानी गुफा की तरफ गई है। जल्दी जाइए, शायद वही शिकारी हो। मंत्री रानी और भालू काका तेजी से गुफा की तरफ भागते हैं। रंगा पीछे मुड़कर एक शैतानी मुस्कान देता है और दूसरी तरफ गायब हो जाता है। इधर भोला गधा और शेरू कुत्ता एक घने पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। देखा शेरू, उसने मंत्रियों को गलत रास्ते पर भेज दिया। रंगा भोला नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है।
तुम सही कह रहे थे। चलो उसका पीछा करते हैं, पर बहुत संभल कर। उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। भोला और शेरू दबे पांव रंगा के पीछे चलते हैं। रंगा जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां कंटीली झाड़ियां बहुत घनी हैं। वहां एक जमीन के अंदर बना हुआ गुप्त रास्ता है। रंगा उस छेद के अंदर घुस जाता है। भोला, हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अगर हम पकड़े गए तो राजा को सच कौन बताएगा? हमें सबूत चाहिए। देखो, वो अंदर से हड्डियां बाहर फेंक रहा है। अंदर से रंगा की बड़बड़ाने की आवाज आती है। गटरू बहुत स्वादिष्ट था। कल उस मोटे सुअर को खाने में मजा आया। अब कल उस खरगोश चीकू की बारी है। सबको लगता है मैं भोला और बेचारा हूं, मूर्ख जानवर। ये तो राक्षस है, इसने हमारे दोस्तों को खा लिया। शेरू, अभी शोर मत मचाओ। हमें राजा के पास जाना होगा, पर मंत्री रानी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो रंगा की बातों में आ जाती है। हमें कल सुबह दरबार में रंगा को सबके सामने बेनकाब करना होगा। अगली सुबह दरबार फिर से लगा है। रंगा वहां सबसे पहले पहुंचा है और बहुत दुखी होने का नाटक कर रहा है। महाराज, अनर्थ हो गया। आज सुबह मैंने सुना कि मेरा दोस्त भी लापता है। हाय, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। क्या अब तुम्हारा दोस्त भी? लोमड़ी रानी, तुम्हारी जांच क्या कह रही है? महाराज, कल रात हमने गुफा की तलाशी ली, पर वहां कुछ नहीं मिला। रंगा ने हमें बताया था कि शिकारी पहाड़ी की तरफ गया है। तभी अचानक भोला और शेरू दरबार के बीचों बीच आते हैं। रंगा उन्हें देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, पर रंगा जो कह रहा है वो सफेद झूठ है। ना तो कोई बाहरी शिकारी आया है और ना ही इसके दोस्त को किसी अजनबी ने मारा है। तुम ये क्या कह रहे हो भोला? साफ साफ बताओ। महाराज, असली कातिल कोई बाहर का नहीं, बल्कि हमारे बीच का ही ये रंगा लकड़बग्घा है। यही है वो शिकारी जिसने अपने दोस्त को और जंगल के अन्य जानवरों को मारा है। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से इसका पीछा किया था। ये तुम क्या कर रहे हो भोला? महाराज, ये पागल हो गया है। मैं तो खुद दुखी हूँ। भला मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना प्रमाण के हम किसी को सजा नहीं दे सकते। जी महाराज, सबूत है। रंगा ने अपने शिकारों को एक पुरानी गुफा के पीछे छिपा रखा है, जिसे उसने अपना गुप्त ठिकाना बनाया है। अगर आप अभी मेरे साथ चलें तो सच आपके सामने होगा। नहीं महाराज, वहां मत जाइए। ये झूठ बोल रहा है। मुझ पर यकीन कीजिए। खामोश रंगा, अगर तुम बेगुनाह हो तो डरने की कोई बात नहीं। चलो, हम अभी उस ठिकाने की जांच करेंगे। शेर सिंह, भोला और सब रंगा की गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के बाहर झाड़ियां जमी हुई हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। ये देखिए महाराज। गुफा के अंदर चारों तरफ हड्डियों के ढेर लगे हैं। वहां खोए हुए लोगों के सामान, गले की घंटी और कुछ अन्य जानवरों के अवशेष पड़े हैं। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई है। रंगा, ये क्या है? क्या ये हड्डियां भी उस शिकारी ने यहाँ लाकर जमा की हैं? महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है। ये मैंने नहीं किया। अब भी झूठ। इन हड्डियों के बीच भोला की ये घंटी गवाह है कि तुमने उसे यही मारा है। तुम्हारी आंखों की ये घबराहट बता रही है कि तुम ही वो गद्दार हो जिसने जंगल का विश्वास तोड़ा है। सच उगल दो, वरना इसी वक्त तुम्हारा अंत कर दूंगा। हाँ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हमें और भी तरीके आते हैं। लकड़बग्घा डर जाता है और वो सच बोल देता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। मुझे ताज़ा मांस खाने की लत लग गई थी और शिकार करना मुझे आसान लगा। मैंने ही अफवाहें फैलाईं ताकि कोई मुझ पर शक न करे। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। गद्दारी और मासूमों की हत्या की कोई माफी नहीं होती रंगा। तुमने ना केवल अपने दोस्त को धोखा दिया, बल्कि पूरे जंगल के भरोसे का कत्ल किया है। महाराज शेर सिंह उसी वक्त रंगा को काल कोठरी में डालने और आजीवन जंगल से निष्कासित करने की सजा सुनाते हैं। जंगल के सभी जानवर रंगा पर थूकते हैं और शेरू की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।
और सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। रात के ठीक 12 बजे हैं। पूरे सुंदर वन में घना कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है कि सूखी पत्तियों के गिरने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। मीना हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सो रही थी। पास ही में टोकरी में ताजी हरी घास और मीठे फल रखे थे जो उसने अगले दिन के लिए इकट्ठा किए थे। अचानक झाड़ियों के पीछे से धप 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 की भारी आवाज सुनाई देती है। हवा में अचानक सड़े हुए कीचड़ और सूखी पत्तियों के जलने की खट्टी महक फैल जाती है। मीना हिरनी अचानक चौंक कर जाग जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ये कैसी आवाज है? आधी रात को इतना भारी जानवर इस तरफ क्यों आ रहा है? बच्चों, उठो, मेरे पीछे छिप जाओ। तभी कोहरे को चीरते हुए झाड़ियों से एक 7 फीट ऊंचा भयानक काला साया बाहर निकलता है। उस सबसे डरावनी बात यह है कि अंधेरे में उसकी 2 आंखें अंगारे की तरह लाल धधक रही हैं। वो साया मीना की तरफ बढ़ता है। मीना हिरनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू महादानव के इलाके में चैन से सो रही है? कौन हो तुम? तुम कोई जानवर नहीं हो। हमारे जंगल के राजा शेर सिंह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शेर सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरे जंगल का अन्न अब मेरा है। अगर अपने इन छोटे बच्चों की सलामती चाहती है तो अपनी ये खाने की टोकरी चुपचाप मेरे हवाले कर दे। और याद रख, अगर कल सुबह तूने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मैं रात को वापस आऊंगा और तेरे पूरे परिवार को जिंदा चबा जाऊंगा। भयानक धुएं और चमकती लाल आंखों को देखकर मीना का दिल बैठ जाता है। वो डर के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। वो शैतान हंसते हुए खाने की टोकरी उठाता है और भारी कदमों से अंधेरे कोहरे में गायब हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मीना हिरनी रोती हुई राजा के सामने घुटने टेक देती है। महाराज, रक्षा कीजिए। सुंदर वन में कोई भयंकर आफत आ गई है। कल रात एक महाशैतान आया था। वो 7 फीट ऊंचा था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं और उसके मुंह से आग और धुआं निकल रहा था। वो मेरे बच्चों को मारने की धमकी देकर हमारा सारा खाना छीन ले गया। हम सब भूखे हैं महाराज। क्या? मेरी सल्तनत में घुसकर मेरी प्रजा को धमकाने की हिम्मत किसकी हुई? कालू महामंत्री, क्या हमारी रात की सेना सो रही थी? महाराज, शांत हो जाइए। बात सिर्फ मीना बहन की नहीं है। चीकू बंदर के घर से भी कल रात सारे केले गायब हुए हैं। बूढ़े जंबो हाथी का अनाज भी चोरी हुआ है। पूरे जंगल में एक ही चर्चा है। ये कोई रक्त पिशाच है जिसके बारे में पूर्वज बताते थे। वो लौट आया है। तभी सेनापति रॉकी भेड़िया अपनी छाती चौड़ी करके आगे आता है। महाराज, मुझे इन कांपते हुए जानवरों की बातों पर हंसी आती है। कोई भूत प्रेत या शैतान नहीं होता। वो जरूर पड़ोसी जंगल का कोई चालाक डकैत है। मुझे इजाजत दीजिए। आज रात मैं खुद पहाड़ी के रास्ते पर पहरा दूंगा और उस शैतान की बोटी बोटी काट दूंगा। रॉकी भाई, वीरता अच्छी चीज है, लेकिन सामने वाले की ताकत को जाने बिना कूदना मूर्खता है। मैंने मीना हिरनी के घर के पास जमीन की जांच की है। वहां बहुत गहरे और भारी खुरों के निशान मिले हैं। वो जीव बहुत भारी है। खुरों के निशान? तो वो कोई शाकाहारी जानवर होगा। फिर तो मैं उसे एक ही झटके में ढेर कर दूंगा। छोटे खरगोश, तुम अपनी जासूसी अपने पास रखो। आज रात मैदान में रॉकी का पराक्रम दिखेगा। आधी रात का समय, पहाड़ी के नीचे का सुनसान और पथरीला रास्ता। चारों तरफ घना कोहरा है। भेड़िया एक जगह बैठ जाता है। उसके पास एक बड़ी टोकरी में उसकी सेना का ताजा फल और राशन रखा है। वो वहां बैठकर इंतजार करने लगता है।
तभी अचानक धप 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 की भारी आवाज होने लगती है। किसी के भारी कदमों की आवाज भेड़िया के कानों में पड़ती है। आवाज तो सचमुच बहुत भारी है, लेकिन मैं जंगल का सबसे ताकतवर योद्धा हूं। मैं इस नकली शैतान को मजा चखा कर रहूंगा। अचानक हवा में वही सड़े हुए कीचड़ और कोयले की खट्टी महक फैल जाती है। कोहरे को चीरते हुए झाड़ियों के बीच से वही भयानक 7 फीट ऊंचा काला दानव बाहर निकलता है। उसकी आंखें अंधेरे में 2 लाल बल्ब की तरह धधक रही हैं। वो राका भेड़िए के सामने आके खड़ा हो जाता है। अरे वाह, आज तो खुद सेनापति मेरे लिए 56 भोग लेकर आया है। निकालो, ये सारा खाना और फल तुरंत मेरे हवाले कर दो। मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं इस जंगल का सेनापति हूं। तूने बहुत दिनों तक सीधे साधे जानवरों को डराया है, लेकिन आज तेरा पाला मुझसे पड़ा है। मैं तुझे एक तिनका भी नहीं दूंगा। सेनापति हो तो अपनी जान प्यारी होगी। खाना चुपचाप दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। अंजाम तो तेरा बुरा होगा। चिल्लाते हुए भेड़िए ने शैतान पर छलांग लगा दी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सेनापति भेड़िए ने अपने नुकीले दांतों और पंजों से पूरा जोर लगा दिया। उसने भेड़िए के हर बार को हवा में उड़ा दिया। कुछ ही देर में शैतान ने भेड़िए को उठाकर जमीन पर दे मारा। भेड़िया दर्द से कराह उठा और हिलने की हालत में भी नहीं रहा। उसका सारा घमंड पल भर में टूट गया। कहा था ना, मुझसे जीतना नामुमकिन है। इसके बाद वो शैतान भेड़िए के सामने से उसकी सारी सब्जियां, फल और बचा हुआ खाना समेटकर अंधेरे जंगल में हंसता हुआ गायब हो गया। सेनापति भेड़िया वहीं जमीन पर पड़ा अपनी हार पर आंसू बहा रहा था। अगली सुबह दरबार में भारी भीड़ जमा थी। सभी जानवर उत्सुकता से राजा के सामने खड़े थे। तभी सेनापति भेड़िया लंगड़ाता हुआ और सिर झुकाए दरबार में दाखिल हुआ। कहो सेनापति, क्या हुआ? शैतान पकड़ा गया या तुम उसे कच्चा चबा गए? महाराज, वो कोई मामूली चोर नहीं है। वो बहुत मायावी और शक्तिशाली है। उसने मुझे हरा दिया और मेरा सारा खाना भी छीन कर ले गया। क्यों सेनापति जी, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बिना सोचे समझे और बिना दुश्मन को जाने मैदान में नहीं कूदना चाहिए। आप तो बड़ी बड़ी बातें फेंक कर गए थे कि शैतान वैतान कुछ नहीं होते। अब क्या हुआ, आ गए न चक्कर? मुंशी की बात सुनकर बाकी जानवर भी दबी जुबान में हंसने लगे और भेड़िए का मजाक उड़ाने लगे। बेचारा घमंडी भेड़िया शर्म के मारे पानी पानी हो गया। राजा शेर ने सबको शांत कराया और कहा, बहस बंद करो। अब ये सोचो कि उस शैतान को कैसे पकड़ा जाए। महाराज, एक अजीब बात है। वो शैतान सिर्फ रात को आता है और केवल हमारा खाना चुराता है। उसने आज तक किसी जानवर को कोई जान माल का नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर ऐसा शैतान कौन हो सकता है? अगर वो सिर्फ रात को आता है तो इसका मतलब है कि वो दिन में कहीं ना कहीं छुपकर सोता होगा। वो दिन में कहाँ रहता है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। रात हुई, शैतान आया और हमेशा की तरह खाना चुराकर भागने लगा। लेकिन इस बार लोमड़ी और भालू ने छिपकर उसके पीछे पीछे लग गए। पीछा करते करते वे जंगल के सबसे अंधेरे और पथरीले इलाके में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि वो शैतान एक बहुत बड़ी और डरावनी गुफा के अंदर घुस गया। अगली सुबह सैनिकों ने दरबार में आकर खबर दी। महाराज, पता चल गया, वो शैतान दिन में पहाड़ी के पीछे एक विशाल गुफा में रहता है। ये सुनकर राजा शेर, मुंशी खरगोश, हारा हुआ भेड़िया और बाकी सभी जांबाज जानवरों की टोली ने फैसला किया कि वे खुद उस गुफा में जाएंगे। सबने मिलकर हिम्मत जुटाई और उस रहस्यमय गुफा की तरफ बढ़ चले, जहां वो शैतान गहरी नींद में सो रहा था। क्योंकि दिन का समय था, इसीलिए जानवरों को उम्मीद थी कि वो शैतान सो रहा होगा। जैसे ही सब गुफा के मुहाने पर पहुंचे, उन्हें भीतर से किसी के खरलाटों की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल चुपचाप गुफा के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने जमीन पर कोई डरावना शैतान नहीं, बल्कि एक विशाल बाघ गहरी नींद में सो रहा था और उसके ठीक बगल में एक डरावनी अजीब सी दिखने वाली शैतान की खाल और मुखौटा रखा हुआ था, जिसे पहनकर वो रात में सबको डराता था।
तभी राजा शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ मारी। तो ये तुम हो? दहाड़ सुनते ही बाघ हड़बड़ाकर उठ बैठा। चारों तरफ से जानवरों से घिरा देखकर वो बुरी तरह डर गया। अच्छा, तो तुम ये नकली शैतान का रूप धरकर हमारा खाना चुराते थे? तुम तो इतने ताकतवर बाघ हो, फिर तुम्हें चोरी करने और ये नाटक करने की क्या जरूरत आन पड़ी? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा नाम विक्रम है और मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। कुछ समय पहले एक शिकारी के जाल में फंसने के कारण मेरे पैर में गहरी चोट लग गई थी, जिससे मैं अब तेज दौड़कर शिकार नहीं कर पाता। भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। तभी मुझे ये पुरानी डरावनी खाल मिली। मैंने सोचा कि अगर मैं सीधे खाना मांगूंगा तो कोई नहीं देगा, इसीलिए मैंने सबको डराकर सिर्फ खाना चुराने का रास्ता चुना। मेरा मकसद किसी जानवर को चोट पहुंचाना कभी नहीं था। बाघ की लाचारी और उसकी सच्चाई सुनकर राजा शेर और बाकी जानवरों का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि वो कोई दुष्ट शैतान नहीं, बल्कि एक लाचार और भूखा जानवर था। विक्रम, तुमने अपनी मजबूरी के लिए चोरी और डर का रास्ता चुना, जो कि गलत था। लेकिन चूंकि तुमने किसी को जान माल का नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। आज से तुम इसी जंगल में रहोगे और हमारे मुंशी जी के साथ दरबार के कामों में मदद करोगे। बदले में तुम्हें रोज सम्मान के साथ भरपेट भोजन मिलेगा। ये सुनकर बाघ की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा और सभी जानवरों को धन्यवाद दिया। सेनापति भेड़िए को भी समझ आ गया कि हर समस्या का हल सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि सूझबूझ होती है। उस दिन के बाद से सुंदरवन से शैतान का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया और सभी जानवर फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हम रोज मेहनत करके आपके लिए कहानियां बनाते हैं, लेकिन कई लोग बस देखकर चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हिम्मत ना हारें, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।